हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे से बच्चों, आज बात करेंगे हम ध्वनि के बारे में कि ध्वनि वास्तव में क्या है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, है ना। ओके, तो ध्वनि अर्थात साउंड, राइट। ध्वनि मतलब क्या होता है बेटा? साउंड होता है, ठीक है। क्या होता है? साउंड होता है सर, ठीक है। ध्वनि मतलब बेटा क्या? साउंड, ठीक है। चलो बात करते हैं ध्वनि के बारे में। किसी वस्तु के कंपन को ध्वनि कहते हैं। आपका मोबाइल वाइब्रेशन करता है, क्या आती है? आवाज, उसको क्या कहेंगे? ध्वनि, है ना। तो किसी वस्तु के कंपन को क्या बोलेंगे? ध्वनि। जैसे कोई पेन है, अगर ये नीचे गिरेगी तो थोड़ी सी आवाज आएगी, नहीं आएगी? आएगी। वो क्या है? वो आवाज ही क्या है? वो ध्वनि है। एक सिक्का गिराइए ऊपर से नीचे, आवाज आएगी, क्या है? ध्वनि है। तो किसी वस्तु के कंपन को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहते हैं। क्लियर है? ध्वनि के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। भाई, ध्वनि को आने और जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब वो माध्यम चाहे ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। अर्थात बिना माध्यम के आपकी ध्वनि जो है इधर से उधर नहीं जा सकती है, ना ही उधर से इधर आ सकती है। इसे माध्यम की आवश्यकता होती ही होती है। ओके, यस। बिना किसी माध्यम के ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। हवा के अंदर ध्वनि की गति 342, बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, 342 मीटर प्रति सेकंड होती है भाई। कई बार आ चुका है, कॉम्पिटेटिव एग्जामों भी आता है, ठीक है ना। तो हवा के अंदर जो गति है ध्वनि की, वो कितनी है? 342 मीटर प्रति सेकंड होती है। और माध्यम तीन प्रकार के होते हैं भैया इसमें, है ना। ध्वनि के लिए जो माध्यम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। देखिए आप लोग, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पे ठोस की बात करें, द्रव की बात करें और गैस की बात करें, तो ठोस की हम बात करें तो इसमें ध्वनि सबसे तेजी से गति करती है भैया। सबसे ज्यादा अगर तेज गति से ध्वनि चलेगी तो किस में चलेगी भाई? ठोस में चलेगी, ठीक है। और वही बात करें द्रव्य की, तो इसमें ध्वनि मध्यम गति से चलती है, ना तो बहुत तेज और ना बहुत स्लो, राइट। ओके। गैस की बात कर लें तो इसमें ध्वनि सबसे धीमी गति से चलती है। गैस यानी कि वायु में सबसे धीमी गति से चलती है क्या? ध्वनि, ठीक है। तो सबसे तेज पूछेंगे आपसे किस में चलेगी? ठोस में। और सबसे कम? कम गैस में, ठीक है ना। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है, लेकिन सबसे तेज ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में, ठीक है ना। बढ़ते और घटते क्रम में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, कुछ यंत्र, हारमोनियम दे रखा है, ध्वनि उत्पादन करता है ना। कुछ वाद्य यंत्र के चित्र है, ये बांसुरी दे रखी है, ये है ना। सितार दे रखा है, तबला दे रखा है ना। दो तबले दे रखे हैं। मजा आता है बजाने में आपको, क्या नहीं आता है? गए हो कभी कीर्तन मंडली में? हाँ, बहुत मजा आता है इसको बजाने में, ठीक है। हाँ, हारमोनियम में जो आनंद आता है, क्या बात है भाई, हैं? क्या सुर मिलते हैं? यस। क्लियर हो गया बेटा? मानव में वाक्य यंत्र बताया गया है नीचे, ठीक है ना। चलो इसको दूसरे क्षेत्र से भी देखेंगे अपन। चलो, मानव में वाक्य यंत्र दिख रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा यूं करके ऐसा करके देखो, यूं करके बाहर निकल कर जाएगा पूरा का पूरा। ये वाक्य यंत्र है, वॉइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स, ठीक है ना। ये पूरा क्लियरली दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। वाक्य यंत्र, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तारत्व पाया जाता है। उस तारत्व की वजह से ही हमारी जो आवाज होती है वो या तो सुरीली होगी या फटे बांस की तरह होगी, ठीक है ना। हाँ, तारत्व अगर अधिक होगा तो क्या होगा? आवाज सुरीली होगी। और तारत्व अगर कम होगा तो आवाज फटती जाएगी, फटती जाएगी, फटती जाएगी, ठीक है ना। ये तो तारत्व का बड़ा महत्व है। चलिए आगे बात करते हैं। मानव में वाक्य यंत्र, यहां से मानव में ध्वनि कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। मानव में ध्वनि कहां से उत्पन्न होती है? कंठ द्वारा। ये यहां से, मतलब अगर ये कंठ ना हो तो ध्वनि का उत्पादन नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना, है ना। क्योंकि वॉइस बॉक्स जो लगा हुआ है ना, वो यहीं पे लगा हुआ है ना। स्वर यंत्र जो लगा हुआ है स्वर के लिए, अर्थात आवाज के लिए यंत्र, मतलब वो आवाज बनाने का एक माध्यम गले में है आपके,
ठीक है ना, यहाँ से आवाज उत्पन्न होती है आपकी, ठीक है। ओके, अगर विश्वास न हो तो देख सकते हैं आप लोग बड़े आराम से, जितने लोग बैठे हैं आप भी देखिए, अपना जो गला है ना इसको दबा कर देखो, फिर आवाज करके देखो तो नीचे से फटाफट, तुम भी करो फटाफट, दबाओ, जा लपक के दबाओ, फिर आवाज करो, आती है कि नहीं बाहर, है नहीं आती है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वॉइस बॉक्स, स्वर यंत्र, ठीक है ना। मानव वाक्य यंत्र दो वाक तंतु की तानित झिल्ली होती है। जो मानव वाक्य यंत्र लगा है ना वॉइस बॉक्स हमारा, ये क्या है, दो वाक तंतु, मतलब बोलने के लिए जो तंतु है हमारे, वो तंतु की तानित तानित झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है ना, उसके माध्यम से वो वाइब्रेट करती है और वाइब्रेशन के माध्यम से आपकी आवाज बाहर आती है, ठीक है ना। जैसे हारमोनियम में नहीं तार को अपन हिलाते हैं तो वाइब्रेशन आता है, आवाज निकलती है, ऐसा वहां पे लगा हुआ है सिस्टम, ठीक है ना, सेम सिस्टम है। अब यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, वही वाला, ये वाला मानव में वाक्य यंत्र, ठीक है ना, ये लगा है, देख लिया अच्छी तरह से, ये देखो पकड़ के बताया गया है, ये बाहर की तरफ थोड़ा सा उभार आता है इसमें, इधर है ना। चलो आगे बात करते हैं, हम ध्वनि कैसे सुनते हैं, हम ध्वनि कैसे सुनते हैं, कान में आवाज कैसे जाती है। देखो, हम ध्वनि अपने कानों से सुनते हैं। कैसे सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, ठीक है। हमारा कान के बाहरी हिस्से में एक तानित झिल्ली पाई जाती है, कान के बाहरी हिस्से में क्या पाई जाती है, तानित झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम, कान का पर्दा। बोलो, कान का पर्दा फट गया उसका, इसे सुना ही नहीं हो गया, है ना, तो कान का पर्दा कहते हैं। उस तानित झिल्ली को ही क्या कहते हैं बेटा, तानित झिल्ली को कान का पर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं, कान का पर्दा। ये कहाँ पाया जाता है, बाहरी हिस्से में, कान के बाहरी हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। जब वह पर्दा हिलता है, जब वह पर्दा, जैसा हाथी का कान नहीं हिलता है सुपड़े जैसा, यूं यूं ऐसा है, तो वो पर्दा हिलता है इस तरह से, अपना अपना छोटा रहता है हालांकि, ठीक है। जब वह पर्दा हिलता है उस समय जो कंपन पैदा होता है, अब हिलेगा तो क्या होगा, उसमें कंपन, वाइब्रेशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है ना। वह कंपन कान के आंतरिक भाग तक जाता है, वही वाइब्रेशन कहां तक जाता है, कान के आंतरिक हिस्से तक जाता है। वाइब्रेशन कान के आंतरिक हिस्से तक जाता है, कंपन कान के आंतरिक हिस्से तक जाता है, ठीक है ना। जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। फिर हमारा कान के अंदर भागों में क्या अटैच हो गया, नर्व जो है ना, नर्व, तंत्रिकाएं बहुत सारी है, वो तंत्रिकाएं अटैच है इस कान से, क्योंकि ये कान हमारा क्या है, हमारा कान एक संवेदी अंग है, सेंसस ऑर्गन्स है। इससे क्या लगी हुई है, इससे लगी हुई है हमारी नर्व सिस्टम, मतलब जो नर्व होती है, तंत्रिकाएं होती है, वो इससे अटैच होती है। तो ये सूचनाएं जो है डायरेक्ट कहाँ पहुंचती है, भेजे में भेज दी जाती है, कहाँ पे, भेजे में, ठीक है ना। तो कहाँ पहुंच गई सूचना आपकी, मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। मस्तिष्क इसे समझता है, जो सूचना गई है उसको समझता है, परिणाम स्वरूप हमें सुनाई देता है, और यही परिणाम, इसका परिणाम होता है कि हमें वो बात समझ में आ जाती है, सुनाई दे देती है। जैसे आप लोग मुझे कुछ बोलेंगे, आप मेरे से कोई प्रश्न पूछेंगे, तो कहाँ से जाएगा, मेरे कान में से जाएगा, मुंह में से जाएगा, कान में से जाएगा ना, बाहरी कान उसको आंतरिक कान से अटैच करेगा, फिर आंतरिक कान जो है वो कहाँ लगा हुआ है, नर्व से, तंत्रिकाओं से, तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में, मस्तिष्क से समझता है, और इसके परिणाम स्वरूप हमें सुनाई देता है। पूरी कहानी समझ में आ गई, पिक्चर क्लियर है, हाँ ऐसे, ओके। यहाँ देख लो अच्छी तरह से पूरा सिस्टम समझा दिया गया है। ये कर्ण पट्टा दिख रहा है, ये कान का पल्ला आपका, ये वाला, ये हिला के देखो सब, मानव कान को पूरा स्पष्ट दिखाया गया है। देखो ये हवा, ये जो दिख रही है कि दिख रही, थोड़े थोड़े तंतु आपको, ये हवा, ये वाइब्रेशन हो रहा है इसमें, ठीक है ना। अब यही वाइब्रेशन देखो अंदर की ओर जा रहा है, ये यहाँ पे और अच्छी तरह बड़ा आकार में दिखाया गया है, ये जा रहा है, देखो यहाँ से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, फिर अंदर जो है नर्व सिस्टम के माध्यम से अंदर पहुंच जाता है दिमाग के अंदर, भेजे में, ठीक है ना। ये आंतरिक कान दिखाया गया, यहाँ पर आंतर कर्ण है ना, और ये कर्णपटा जो बाहर होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, कान का पूरा चित्र है, ये अंदर तक डायरेक्ट अटैच है अपने दिमाग से। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, कान का चित्र ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। घर पे बना के देखना और अच्छे समझ में आएगा आपको। अब बात करेंगे आवृत्ति के बारे में कि आवृत्ति क्या होती है। प्रति सेकंड होने वाले कंपनी नहीं, कंपन है, कंपन। ये हमारे थोड़े है ना एडिटर साहब गड़बड़ कर देते हैं यार, क्या करें हम भी।
कंपन है, कंपन, तो हम यहाँ बोलेंगे कंपनों, कंपनों, ठीक है ना। तो प्रति सेकंड होने वाले कंपनों या दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में किसी वस्तु ने कितनी बार कंपन किया वो आवृत्ति है, या कितनी बार दोलन किया वो आवृत्ति है, ठीक है ना। एक सेकंड में, ये ध्यान रखना, एक सेकंड में, है ना। यस, तो प्रति सेकंड होने वाले कंपनों या दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापते हैं, ये प्रश्न बहुत आता है। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। आवृत्ति के बढ़ने पर ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। जैसे आवृत्ति बढ़ी, इसका मतलब क्या, ध्वनि की ताकत, पावर बढ़ जाती है, प्रबलता बढ़ जाती है, ठीक है ना। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापते हैं, डीबी में मापते हैं, डेसिबल में मापा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है, बोलो जल्दी, डेसिबल में। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल ध्वनि शोर कष्टदायक होता है। अगर आप 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि सुन रहे हैं तो ये एक तरह का शोर है जो कि आपके कान के लिए कष्टदायक है ना, आपके पूरे बॉडी के लिए कष्टदायक है। कई लोग जो ज्यादा ध्वनि में रहते हैं, ज्यादा शोर शराबे में रहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, है ना। थोड़ा सा उनसे कुछ आप बोलो तो अरे बाद में कर दूंगा, होता है ऐसा, ये होता है क्योंकि ये लोग क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतना शोर शराबे में रहते हैं। जैसे जो गाड़ी पे चलने वाले लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, दिन भर हार्न बजाते रहते हैं, खुद भी बजाते हैं, सामने वाले से कभी सुनते हैं, है ना। तो चिड़चिड़ापन होना उनमें आसान बात है, नॉर्मल मामला है, ठीक है। तो ध्वनि शोर कष्टदायक हो जाता है। 80 डेसिबल से ऊपर अगर जा रहे हैं तो फिर वो कष्टदायक मामला है ध्वनि का, ठीक है बेटा। ओके, हम मनुष्य जो है वो 20 हर्ट्ज से 2000 नहीं 20,000, 20,000, ठीक है ना, 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर तो 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि हम सुन सकते हैं, ठीक है ना। इससे कम हम नहीं सुन सकते हैं और इससे ज्यादा भी हम नहीं सुन सकते हैं, ध्यान रखना। 20 हर्ट्ज से नीचे भी हम नहीं सुन सकते हैं और 20,000 से ऊपर भी हम सुन नहीं सकते हैं। ये फिगर आपको याद रखना है, कौन सा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि ही आप सुन सकते हैं बस, ठीक है। अब शोर क्या चीज है देखिए जरा आप। शोर वह ध्वनि जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, शोर कहलाती है। बहुत सारी ध्वनि ऐसी होगी दिन भर में आपके दिमाग में, कई बार मोटरसाइकिल वाला हार्न बजाता होगा, पास में आके दिमाग खराब हो जाता है, अरे मत बजा यार, दिमाग खराब मत करे, समझ में आई कि नहीं बात। ये क्या है, ये शोर है जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। यस, उदाहरण के लिए फैक्ट्री से निकलने वाली ध्वनि शोर होती है। फैक्ट्री दिन भर आवाज करती रहती, जो भी लोग उसके आमने सामने से आगे से निकलते हैं वो बड़े परेशान होते हैं, है ना। यस, कभी कभी संगीत भी शोर बन जाता है अगर हमें वह पसंद नहीं है और हम उसे सुनना नहीं चाहते। संगीत, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गाने आते हैं जो कई लोगों को समझ में ही नहीं आते हैं, तो उनके लिए क्या है, वो फालतू की चीज है, शोर है, शराबा एक तरह का, और वो उसे सुनेंगे बिल्कुल नहीं, है ना। संगीत वही है जिसमें आनंद आता हो, जिसमें मस्ती आ जाती हो, जिसमें हम खो जाते हैं, वो वास्तव में क्या है, वो संगीत है, ठीक है ना। और वो ध्वनि हमें आनंद देती है, ठीक बेटा। ओके, ज्यादा देर तक कोई भी आवाज सुनने से हमारे सिर में दर्द होने लगता है, इसे हम शोर प्रदूषण कहते हैं। अगर ज्यादा देर तक कोई आवाज लगातार सुने जा रहा हो, वहां पर बैठे हो आप लोग, तो सिर में क्या चालू हो जाएगा, दर्द, पेन किलर खानी पड़ेगी, समझ में आई कि नहीं बात। तो वो क्या है, शोर शराबा तो है, वो क्या है, वो शोर प्रदूषण हो गया एक तरह का, है ना, साउंड पोल्यूशन हो गया एक तरह का, वो ध्वनि का क्या हो गया, वो प्रदूषण, ठीक है। संगीत, वह ध्वनि जिसे हम सुनना पसंद करते हैं संगीत कहलाती है भाई। संगीत मेरे ख्याल से आप सब लोग सुनना पसंद करते होंगे, है ना, रोज एक आध गाना सुन ही लेते होंगे आप लोग, है ना, भजन कीर्तन वगैरह वगैरह, है ना। तो वह ध्वनि जिसे सुनना हम क्या करते हैं, पसंद करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं। चलो भाई, अभ्यास पे आ गए हम लोग। सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचरित हो सकती है भाई, ध्वनि कहाँ कहाँ जा सकती है, कौन कौन से माध्यम बताए थे पहले ही स्लाइड में आपको, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। केवल वायु में या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, ठोस, द्रव तथा गैसों में, ठीक है ना भाई। ठोस, द्रव तथा गैसों में आपकी ध्वनि संचालित हो जाएगी, चली जाएगी यहाँ से वहां तक, जहां उसको जाना है वहां तक, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसमें जाएगी बताओ इसमें से,
ठोस में। थोड़ा जोर से बोला करो तुम लोग, आवाज नहीं निकलती तुम्हारी, जोर से थोड़ा है। ठोस, द्रव और गैस में। तुम्हारी आवाज वैसे भी यहां तक नहीं आएगी माइक में, है ना, बोला करो तुम। चलो भाई, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? जो वाक ध्वनि है, आपके कंठ से निकलने वाली ध्वनि है ना, अब वो किसकी ध्वनि कम होगी, है ना? देखो, छोटी लड़की की, पुरुष की, छोटे लड़के की, या फिर महिला की। छोटे लड़के की वाक ध्वनि क्या होती है? कम निकलती है ना? अभी आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि लड़कियां की आवाज जो होती है ना, कैसी होती है? तीव्र होती है। एक कि मैं घर का ज्यादा है, अभी आया है अपने अपने वाली पे, तो बात समझ में आई? हाँ, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने टी लगाइए तथा गलत के सामने एफ लगाइए। क्या लगाइए? एफ पर निशान लगाइए। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है क्या भाई? है? सही है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि ठोस द्रव गैस में तो हो सकती है लेकिन निर्वात में नहीं हो सकती है। सही बात है। तो क्या लगा दूं? ये लगा दूं। लग रहा है? नहीं लग रहा है? किसी कपित वस्तु के प्रति, कपित नहीं, कंपित वाइब्रेट वस्तु जो होती है वो, है ना, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले के कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या गलत बात है? देखो, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की जो संख्या होती है ना बेटा, उसे आवृत्ति कहते हैं, ना कि आवर्तकाल। ठीक है? ओके, तो ये हो गया। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है क्या? भैया तेज होती है। कंपन का आयाम अगर तेज है, ध्वनि तेज है, जितनी ज्यादा ध्वनि तेज होगी उतना ज्यादा क्या होगा? कंपन होगा। ठीक है ना? तो ये एफ हो जाएगा। ठीक है? ओके। मानव कानों के लिए सर्वोच्चता का परास रेंज क्या है? बिल्कुल सही है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। सही है? गलत? ओके, क्या लगा दूं? ठीक आ गया अपना घड़ी का। हाँ, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। तारत्व क्या होता है जरा देख लो एक बार, मैं गला बना के बता दूं। ये आपका गला है। क्या है? गला है। अब इसमें इस प्रकार के ये तार रहते हैं, इस प्रकार के। ठीक है ना? अब बेटा देखो कि अब आवाज के मतलब हवा कहां से आएगी? इधर से आएगी, हवा यूं होती होती। ठीक है? अब इस हवा को जितनी जगह कम मिलेगी नहीं निकलने के लिए ऊपर, या तारा तो जितना अधिक होगा उतनी सुरीली निकलेगी हवा, अच्छी प्यारी लगेगी आपको आवाज। जिसका तारा तो जितना अधिक होता है उसकी आवाज उतनी सुरीली होती है। लड़कियों में होता है तारा तो अधिक होता है, इसलिए आवाज उनकी कैसी होती है? सुरीली। और वही लड़के जो रहते हैं ना बेटा, लड़कों का ऐसा रहता है, यह ऐसा। तो ये आवाज, ये ध्वनि इधर से आएगी तो ऐसी किसी फटे बांस पर हिट जाएगी, वो सुर ताल नहीं मिलते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है ना? तो ये तारत्व होता है इस तरह से। तो आप प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। तारत्व अधिक होगा तो आवाज सुरीली होगी, और तारत्व अगर कम होगा तो आवाज बसेली होगी। बसेली मतलब बांस में से निकली हो जैसे कि। ठीक है? हाँ। तो देखो, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। क्या? बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ना? देखो ये लगा हुआ है आपका एफ। ठीक है? अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। अरे यार, गलत बात है? नहीं गलत बात है। देखो ये एफ लगा हुआ है। ठीक है? ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण असक्तता उत्पन्न कर सकता है। जो है ध्वनि प्रदूषण जो होता है ना, वो आंशिक रूप से श्रवण में सुनने में, श्रवण मतलब यहाँ पे सुनना है, तो सुनने में असक्तता उत्पन्न कर सकता है। यदि आप लगातार ध्वनि के संपर्क में रहेंगे तो आप बहरे हो सकते हैं। यूं कह रहे हो, सही बात है? गलत है? सही है? नहीं देखो लिखा है टी। ठीक है ना? तो लगा दो आप भी टी यहाँ की जगह फटाक से। क्लियर है? ओके। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति अब आपको करना है। ठीक है? किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए में लिए गए समय को क्या कहेंगे हम? किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहेंगे। समय जो है ना वो काल मतलब टाइम, है ना? तो देखो ये लिखा हुआ है आवर्तकाल। प्रबलता कंपन के से निर्धारित की जाती है। प्रबलता कंपन के किससे निर्धारित की जाती है? आयाम से, है ना? किससे की जाती है? आयाम से।
आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, ठीक है ना। ओके। अवांछित ध्वनि को कहते हैं, अवांछित है, क्या है? वांछित है, वांछित, अवांछित। अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं, है ना। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की रिक्त स्थान से निर्धारित होती है, आवृत्ति से। किससे होती है? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की रिक्त स्थान यहाँ है, कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है, ठीक है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है बताओ फटाफट? हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में। अब सवाल आ गया, ये आपको करना है, कर लोगे? चलो देखो, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। एक दोलक है और वो दोलक 4 सेकंड में कितनी बार? 40 बार दोलन कर जाता है, घूम जाता है, ठीक है ना। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए, यानी कि आवर्त काल भी ज्ञात करना है और आवृत्ति भी ज्ञात करनी है आपको। तो चलो देखते हैं अपन, पहले आवृत्ति ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 सेकंड में होने वाले चक्कर की संख्या ही वास्तव में क्या होगी? संख्या है जो, वो क्या होगी? आवृत्ति। तो ये आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो भैया, 4 सेकंड में होने वाले दोलन कितना है? लिख रखा है उसने, 4 सेकंड में होने वाले दोलन कितना है? 40 बार। तो 4 सेकंड है और उसमें होने वाले दोलन कितने हैं? 40। तो अपन ज्ञात कर लेंगे कि 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे अपन? 40/4, यही करते हैं ना, भाग देते हैं। तो भैया क्या है? 4 एकम और 0 की ये आ गया 10। तो आवृत्ति क्या निकल गई आपकी? 10 हर्ट्ज। किसमें लिखोगे 10 को? HZ में, ये हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, ठीक है। ओके, अब निकालेंगे क्या? आवर्तकाल, ठीक है ना। तो देखो भैया, एक दोलन पूरा करने में लगा समय, समय निकालना है, ठीक है ना भाई। एक दोलन में कितना समय लगा? तो देखो 40 दोलन पूरा करने में लगा समय कितना है? 4 सेकंड। तो एक दोलन में निकाल लेना है अपने को। तो देखो भैया, एक दोलन पूरा करने में लगा समय 4/40 हो जाएगा भैया, ठीक है ना। 4 के बटे में क्या आ जाएगा? 40, ठीक है ना। अब इसको हल कर लो आप लोग, तो क्या आएगा? 1/4 एकम और 4 धाम 40, 1/10 हो गया। अब इस 1/10 को हल करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका? 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या निकल गया है? 0.1 सेकेंड आवर्तकाल। आवर्त क्लियर हो गया सबको? सिंपल सवाल है, एक और ले ले। चलो ठीक है। देखो, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। मतलब 1 सेकंड में कितना कंपन कर रहा है वो? 500, ठीक है ना, उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल ज्ञात करना है आपको, है ना, टाइम पीरियड याद करना है। देखो, 500 कंपन करने में लगता है 1 सेकंड का टाइम, है ना। तो भैया 1 कंपन करने में लग गया, वो आवर्तकाल है। 1 कंपन का निकाल लो, वो निकल के जाएगा क्या आपका? आवर्तकाल, ठीक है ना। तो 1 कंपन करने में लगता है सेकंड, देखो टाइम उसका 1/500, क्या निकल के आया? 1/500। और जब हमने इसको हल किया तो क्या निकल के आएगा? 0.002 प्रति सेकंड। देखो 0.002 सेकंड, ठीक है ना। मतलब 0.002 सेकंड में 1 कंपन पूरा कर लेगा वो, ये उसका आवर्तकाल आया। क्या आया? 0.002 सेकंड। इसमें वो क्या करेगा? 1 कंपन पूरा करेगा, है ना। इतनी कम अवधि रहेगी इसकी। निम्न वाद्य यंत्रों में से उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है, मतलब वाइब्रेशन होता है उसके अंदर, ठीक है। ढोलक, सितार या फिर बांसुरी। अब देखो भैया, ढोलक में क्या होता है? तानित झिल्ली, ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। और सितार जो होता है उसमें क्या होता है? तार होता है जो वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। और वही बांसुरी जो होती है ना, उसमें क्या होता है? वायु स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं? जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। ओके,
उस भाग को पहचानना है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये भाग पहचाने, ढोलक में क्या, तानी झिल्ली, सितार में क्या, तार, और बांसुरी में क्या, वायु स्तंभ। ये वही भाग है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ओके। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? चलो तुम लोग बताओ, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? तो नहीं दिया, बताओ जल्दी। वेरी गुड। अवांछित ध्वनि जो है वो क्या है? वो शोर, और जो प्यारा लगे वो संगीत। सिंपल। देखो भाई, उत्तर शोर, अप्रिय या अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। अप्रिय जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग शोर कहेंगे। अवांछित, अवांछित का मतलब क्या? जिसको सुनने की इच्छा ना करे वो अवांछित। ठीक है ये। और संगीत, सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। जिस स्वर को सुनने में आनंद आ जाए, जिस आवाज को सुनने में आनंद आ जाए, उसको क्या कहेंगे? संगीत। यह सुखद होती है, और इसमें क्या होता है? आनंद आता है कि नहीं आता है? आता है। इसलिए कैसी होती है? सुखद होती है, आनंद देने वाली होती है। हाँ, ये बात भी सत्य है कि संगीत भी कभी कभी शोर बन जाता है। भाई एक लिमिटेशन होती है किसी भी चीज की, और वहां से आप जैसे कि एक मजेदार वॉल्यूम में गाना सुन रहे हैं आप, लेकिन उसी दौर में उस वॉल्यूम को फुल कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा? शोर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। वो कान में से निकाल के फेंकना पड़ेगा भी स्पीकर, एकदम से अगर बढ़ा दिया तो, है क्या नहीं? यस। तो वो क्या हो गया? एक तरह का संगीत भी शोर हो गया वहां पे। यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तो, प्रबल हो जाए मतलब वही आवाज उसकी बहुत तेज हो जाए तो। ठीक है। अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाई है, बताइए बड़े फटाफट से, क्या क्या है ध्वनि प्रदूषण के स्रोत आपके वातावरण में, एनवायरमेंट में, है ना? तो देखो भैया, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित है। वाहनों की ध्वनियां खूब लपक के आती है, जहां देखो घर से बाहर निकले नहीं कि चाव 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 चालू हो जाए, होए कि नहीं होए? ओए। विस्फोट, पटाखों का फटना, आपने खूब देखा होगा, तीज त्योहार पे खूब हमारे यहाँ क्या फटते हैं पटाखे। तो कई लोग कान में उंगली लगा के रखते हैं, यूं करके, यूं घर से बाहर निकलते हैं, यूं कर लेते हैं, या पटाखा लेते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ। तो विस्फोट होता है कि नहीं होता है? उससे ध्वनि प्रदूषण होता है कि नहीं? और मशीनें आवाज करती है। आजकल के कूलर इतने खतरनाक आ रहे हैं कि आधी नींद तो वो नहीं आने देते हैं, ठीक है ना, बहुत तेज आवाज करते ही नहीं करते हैं। हाँ, तो भैया ये मशीनें भी बहुत सारी है, उनके कलपुर्जे आवाज करते हैं, है ना? यस। आपने वो देखा हार्वेस्टर? कभी पास में जाके देखना और फिर बात करना। थ्रेसरा देखना कोई, वहां बात करना, तो मशीनें कितनी तेज आवाज करती है ना? यस। लाउड स्पीकर तो मतलब कमाल की आवाज करता है साहब, है ना? हाँ। वातानुकूलक जो होते हैं वो, है ना, रेफ्रिजरेटर जो होते हैं वो भी करते हैं, है ना? कूलर, ये देखो नाम आई गया कूलर का। कूलर दादा, क्या चक्कर है भैया? काहे गुस्सा कर रहे हो यार? कूलर, ठीक है। ऊंची आवाज में चलाए गए रेडियो, ऊंची आवाज में चलाए गए रेडियो, टीवी आदि, अगर रेडियो लपक के आवाज में चला दें आप, तो भी वो शोर हो जाएगा एक तरह का। टीवी को तेज आवाज कर दे, है ना, तो घर वालों को सोने नहीं दे जिनको सोना है वो, ठीक है ना? तो ये भी क्या करेंगे? ध्वनि प्रदूषण करेंगे भैया। क्लियर है सबको? ओके। वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है? ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। देखिए, इससे अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जो आपकी हेल्थ है ना, हेल्थ, उस हेल्थ से संबंधित कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। किसके कारण? ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है। जैसे अनिद्रा, नींद नहीं आएगी तुमको, टीवी चल रही है मान लो, तुम चाहते हो सोना, आएगी क्या? नहीं आएगी। तनाव, टेंशन बढ़ेगा फिर आपको, और बंद कर दे रहे, क्या बंद कर दे, कहते हैं ना, मम्मी पापा कहते होंगे ना। हाँ। चिंता, चिंता 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 बढ़ जाती है इससे, है ना? चिंता किसकी वजह से? ध्वनि की वजह से। छोरे हम सोते क्यों नहीं है टाइम से, हैं, रात भर टीवी चलाते हैं, है ना? तो सिंपल उदाहरण दे दिया मैंने आपको। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है भाई, ज्यादा देर तक ध्वनि में कर रहे हो तो,
है ना। प्रदूषण लगातार अगर हाई हो गया ना तो फिर रक्तचाप भी बढ़ सकता है आपका, बीपी भी हाई। व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है, एक ये भी समस्या है। अगर लगातार ध्वनि प्रदूषण के संपर्क में रहोगे ना, मैंने बताया था ना, बहरे हो जाओगे। क्या हो जाओगे? हाँ, फिर कान यूं देना पड़ेगा कोई, क्या एक बार और, आज समझ में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो सकती है, अस्थायी रूप से भी हो सकती है, धीरे धीरे तो अस्थायी से ही होगी शुरुआत, तो फिर एक समय ऐसा आ सकता है कि परमानेंट हो जाओगे क्या, बहरे, ठीक है। हाँ। आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, है ना, सबके चाहते होंगे, मकान कौन नहीं चाहता है। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है कि आप चाहो तो सड़क के किनारे ही है एक तो मकान हमारा, और एक जो है 3 गली छोड़ के अंदर है सड़क से। अब आपसे ये पूछा उसने कि बताओ कि आप कौन सा दिलाना पसंद करोगे माता पिता को, सड़क के किनारे वाला कि 3 गली अंदर वाला? हाँ, क्यों? हाँ, शोर शराबा बहुत ज्यादा है, आपको पढ़ने नहीं देगा वो शोर शराबा, तो अपना फायदा तो इसमें ही है। पिताजी का हालांकि फायदा वो सड़क के किनारे वाले से है, क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा आएगी, दुकान वगैरह किराए से चली जाएगी, इसलिए पिताजी तो वही लेंगे, लेकिन अपने को दिलवाना कौन सा है? हाँ, अपने को नंबर भी चाहिए, इसलिए अपने को 3 गली अंदर वाला ही लेना है, ठीक है ना। हाँ, देखो बेटा, एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या करिए, ठीक है ना। आओ साहब करते हैं। अगर हमारे माता पिता के पास 2 तरह के मकानों में से चुनाव करने का मौका है तो हम अपने माता पिता को सड़क से 3 गली छोड़कर, सड़क से कितनी गली? 3 गली छोड़कर बना मकान खरीदने का प्रस्ताव देंगे। आ गया उत्तर वही। हाँ, इस मकान में ध्वनि प्रदूषण दूसरे मकान के मुकाबले काफी कम होगा। 3 गली में तो कहीं होगा ही नहीं, थोड़ी बहुत कहीं किसी मोटरसाइकिल निकलेगी बस, है क्या नहीं। हाँ, बड़ा वाहन तो कभी कभार ही आएगा, ठीक है। तो इस मकान में ध्वनि प्रदूषण दूसरे मकान के मुकाबले काफी कम होगा, क्योंकि सड़क के किनारे बने मकान में वाहनों की ध्वनियां आदि ध्वनियां जैसी चीजें बहुत ज्यादा आती है, इसलिए हम बहरे होना नहीं चाहते सर। इसलिए हम अपने मम्मी पापा को क्या करेंगे, 3 गली छोड़ के ले लो, थोड़ा पैसे कम पैसे का भी आएगा वो, अच्छी बात ये भी है, ठीक है ना। हाँ, चलो, इससे स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें भी हो सकती है ना, तथा सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। और इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे बने मकान में वायु प्रदूषण भी काफी अधिक होगा। सीधी सी बात है कि जो आपकी मोटरसाइकिल है, बस है, वगैरह वगैरह तमाम तरह की जो चीजें हैं, इनमें से क्या निकलेगा? इसमें से कार्बन निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, वो वायु में घुलेगी, तो वो ऐसी की ऐसी वायु आपके अंदर जाएगी, फेफड़े खराब करेगी, प्रदूषण हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ जाएगी, इसलिए रोड के किनारे नहीं चाहिए, 3 गली छोड़ के ही बढ़िया है, ठीक है। हाँ, इसलिए सड़क से 3 गली छोड़कर बना मकान ही उत्तम, उत्तम नहीं दादा, सर्वोत्तम है। क्या है? सर्वोत्तम, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, उत्तम है। मानव वाक्यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। मानव वाक्यंत्र का चित्र बनाना है और उसके कार्यों की अपने, चलो मैं चित्र आपको यहां दिखा देता हूं, ये चित्र है, ठीक है, दिख गया चित्र, ठीक है। देखो, मानवों में ध्वनि वाक्यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। हो रही कि नहीं हो रही है? यहाँ की जगह दिख रहे है? अरे अभी आपको बताया था सही मैंने, ये यहाँ की जगह ऐसा नहीं, अगर नहीं दिखे तो ये कड़क जगह दिखेगी आपको, यहाँ जगह हाथ फेरो, यहाँ जगह कड़क कड़क लगेगा, और अगर ऐसा सूझने पड़ा थोड़ा सा दबा दो इसको तो बाहर आ जाएगा, करता गलेगा। समझ में आई बात? करोगे तो बाहर निकल कर जाएगा, क्लियर है। हाँ, ये वाक्यंत्र है, ये यहाँ देख लो, इसमें समझ लो, है ना। और इसको बाहर निकाल दिया उनने बहुत अच्छी तरह से, देख लो ऐसा रहता है अंदर से दिखने में, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक से यूं देख के हमारे वैज्ञानिकों ने बाहर निकाल कर रख दिया उसको। अब तो सूझ पड़ गई, ठीक। तो देखो, मानवों में ध्वनि वाक्यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है।
वाक्य यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। ये जो श्वास नली है, देखो यहीं से श्वास नली जा रही है अंदर तक, फेफड़े में चली जाती है। ये ट्रेकिया जो है ना, ये ट्रेकिया कहाँ चला जाता है, दाएं बाएं फेफड़े में फैल जाता है ना। तो उसने कहा है कि श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। श्वास नली के भी कहाँ होता है, ऊपरी सिरे पर, बारिश से, ठीक है ना। वाक्य यंत्र के आर पार दो वाक तंतु, आर पार दो वाक तंतु, कितने वाक तंतु, बोलने वाले दो तंतु, इस प्रकार तनित होते हैं, तने हुए रहते हैं, इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए संकीर्ण झिरी बनी होती है। वायु का अभी बताया था मैंने बना के, अरे तारा तू बताया था कि नहीं मैंने अभी तुम्हारे को यूं करके, यूं यूं। अब यहाँ पे भी और क्या, ये इस प्रकार से संकीर्ण झिरी बनी होती है। ये देखो अब यहाँ सटाक सा निकल जाएगी आवाज, संकीर्ण झिरी बनी कि नहीं बनी, ये क्लियर हो गया मामला। अब ये साउंड जा रहा है, देखो यहाँ से सीधा निकल जाए, ठीक है। तो कई की आवाज जाड़ी फंस रहे बिल्कुल, तो उनमें क्या चक्कर रहता है, तो आपने को अभी बताया था मैंने, उनमें इतना सा ऐसा तारा तो रहता है, तो ऐसी कैसी हवा आती है ना, तो थोड़ी बहुत टकराती है और बाहर निकल जाती है, ठीक है। ऐसा इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। ये देखो मैंने बना दी झिरी आपकी, ठीक है ना। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं, फेफड़े वायु को बलपूर्वक मतलब फोर्सफुली, ताकत से बाहर निकालते हैं, तो वाक तंतु कंपित होते हैं। वाक तंतु में क्या आता है, कंपन, वाइब्रेशन होता है, ठीक है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और जिससे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियों तंतुओं का तना हुआ या ढीला कर सकती है। जो वो मांसपेशियां होती है ना, जो वाक तंतु से जुड़ी होती है, मांसपेशियां, मसल्स जो रहते हैं, वो तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है, तान भी सकती है उनको वो, और ढीला भी कर सकती है, ठीक है ना। जब वाक तंतु तने हुए या पतले होते हैं, बिल्कुल तने हुए या फिर क्या होते हैं, पतले होते हैं, तब वाक ध्वनि का प्रकार उस वाक ध्वनि से भिन्न होता है जब वे ढीले और मोटे होते हैं। सीधी सी बात है, जब ढीले और मोटे होंगे तब अलग प्रकार की ध्वनि निकलेगी, और जब तने हुए रहेंगे, संकीर्ण रहेंगे, उस समय ध्वनि कुछ अलग प्रकार की निकलेगी, ठीक है ना। तो दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, है ना, किसमें, ध्वनि में, ठीक। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन को घटना एक समय तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। आकाश में तड़ित, तड़ित का मतलब क्या, बिजली, बिजली गिरती है कि नहीं आकाश की, वो। तो आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक ही समय होती है, ठीक है ना, एक समय तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमसे समान दूरी पर होती है, जहां पे भी हुई है वो हमसे क्या है, समान दूरी पे। यानी कि एक जगह ऐसा समझो कि बिजली गिर रही है और एक तरफ क्या हुआ, आकाश ने गर्जना की है। आकाश गर्जना समझते हो कि नहीं, गड़गड़ाहट होती है कि नहीं होती है, वो, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है, हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। मतलब वो जो चमकती है ना बिजली, वो पहले दिखाई दे देती है, और मेघ जो बादल की गर्जना है ना, वो आवाज बाद में आती है, मतलब ध्वनि तो बाद में आती है, लेकिन वो उजाला जो है ना, वो पहले दिखता है। ऐसा क्यों होता है, बताओ, जल्दी बताओ, तुम लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से, तुम लोग डायरेक्ट बोलो। अरे कितना सिंपल सा जवाब है सर, जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो ध्वनि की चाल से कई गुना अधिक होती है। तो ध्वनि जो है ना, मेघ गर्जना, वो बाद में सुनाई देगी, और प्रकाश पहले दिखेगा हमको, क्योंकि उसकी चाल बहुत तेज होती है, ठीक है। क्या नहीं पढ़ी उसका, पढ़ गई, देखो उत्तर देखते हैं अपन क्या लिखा रहा है। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर होती है, ठीक है। फिर भी हमें तड़ित पहले दिखाई देती है, तड़ित मतलब बिजली, तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। बादल की गर्जना, बादल की आवाज बाद में सुनाई देता है। इसका कारण यह है कि प्रकाश की चाल 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की चाल से काफी अधिक है कि नहीं है। ध्वनि की चाल अभी आपने देखी थी 342 किलोमीटर पर सेकंड थी, किसमें, वायु में, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड।
और यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड में ही है, लेकिन यहाँ 3 लाख लगभग है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार होती है किसकी, प्रकाश की, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा है क्या नहीं है, अंतराल काफी अधिक है। इसलिए इसलिए हमें आवाज सुनाई देने से पहले दिखाई देती है, कान में आने से पहले आंख से दिखाई देती है, ठीक है ना। पढ़ी कि नहीं पढ़ी सूर्य, बताओ पढ़ गई। उत्तर बहुत गजब का है, कंपटीशन वालों तुम भी सुन लो, ऐसे लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं। और अगर अच्छा लगा हो उत्तर तो ये जरूर करें आप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कर दिया कि नहीं करा, कर दिया, थैंक यू।